हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज का जो टॉपिक है, समझ गए होंगे आप थंबनेल देख करके उसका कि इस टॉपिक में कुछ बड़ा है तो बेहतर है। और इस टाइटल से मैं आपको अभी समझाऊंगा कि क्या इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये रोल प्ले कर रहा है इस लाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो क्वांटम फिजिक्स का, कह सकते हैं कि हमारी जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो हमने इससे पहले पढ़ा था उससे ही ये शुरुआत हुई है और सबसे बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के आपके मेन एग्जाम में आने वाला है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट आंसर कैसे लिखें इस पर है और इसको हम डिटेल में समझेंगे भी कि किस तरीके से एग्जाम में ये लिखा जाता है और इसका मतलब है क्या। तो कैसे लिखना है उसका पूरा स्ट्रक्चर आप सामने देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर आप पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर को बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि मैं अनसर्टेनिटी ऐसे इसका नाम ही है कि खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको किस लेवल से मैं इसको समझाऊं। मैंने बहुत इस पर मेहनत करी, 2 दिन अप्रॉक्स लगाए हैं इस वीडियो को तैयार करने के लिए। और ये मैंने सोचा कि एक लेमैन की तरह आपको समझा पाऊं, ताकि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी, कहते भी हैं और हम लोग देखते भी हैं कई जगह पर कि स्टूडेंट्स इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इनमें नंबर भी ले आते हैं, बट वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगर समझ में आ जाए आपके कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पर हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट है हमारे 1927 के अप्रॉक्स, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कहा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैटर वेव्स की वेवलेंथ की बात की गई है जो होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा, जिसके लिंक आपको यहाँ आई बटन पे भी दिए गए हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जब कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसे कहते हैं मैटर वेव। और यहीं से शुरुआत हुई थी कि ये हमें पता लगा, डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म भी हुआ कि जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है वो रियल है। यानी कि कोई भी पार्टिकल वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है और एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है। ये हमें कैसे पता लगता है कि कोई भी पार्टिकल कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है या कोई वेव वहां पर एग्जिस्ट कर रही है? तो उसके कुछ फीचर्स हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है वो कि अगर कहीं पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पार्टिकल की कोई पर्टिकुलर पोजीशन होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस पार्टिकल में वेलोसिटी होगी, उस पार्टिकल में मोमेंटम होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं, कहीं पर अगर मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर वेव एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब है कि उस जगह पे उस वेव में क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी वहां पर कि वहां पर कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा होगा, कुछ वेवलेंथ हमें मिल रही होगी, वहां पर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो जहां पर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों प्रॉपर्टीज अगर हमें कहीं मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि वहां पर वो एज अ वेव भी काम कर रहा है और एज अ पार्टिकल भी कर रहा है। इस चीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन जर्मर ने किया और यहीं से जो हाइपोथेसिस का कीन ऑब्जर्वेशन, जो एक साइंटिस्ट थे जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म में उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था। तो क्या है वो प्रिंसिपल, एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसका क्या आपको लिखना है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। इसका क्या मीनिंग है बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं कई बार, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसको मैंने लगभग अपनी 12 ईयर की टीचिंग में जाने कितनी बार पढ़ाया है, फिर भी मुझे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जब मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें क्या आपको ऐसा बता दूं कि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोशिश पूरी कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो समझते हैं यहाँ पे कि जो मेजरमेंट है, किस चीज का मेजरमेंट, जब भी कोई वेव ट्रेवल कर रही है, कोई वेव पार्टिकल, जब ये इस टॉपिक को समझने के लिए, हाँ एक बेसिक बात और भी बता दूं कि आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स और
क्वांटम मैकेनिक्स, इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल का अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम की कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, यानी कि हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ बहुत आसानी से, बहुत एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब यही बात क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में आई तो ये कहा गया कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि हम एक्यूरेसी के साथ दोनों चीजें एक ही साथ मेजर कर सकें। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये बात कहाँ से आई, इसका पूरा एक डेरिवेशन है जो हम इस डेरिवेशन को देखेंगे भी अभी आने वाले लेक्चर में। तो ये क्या है डेरिवेशन, तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का एक टाइम में साइमल्टेनियसली का मतलब है एक ही साथ अगर हम पार्टिकल के मोमेंटम को और पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी बात को मैथमेटिकली जब उन्होंने एक्सप्रेस किया, उनको ड्राइव किया, हाइपोथेटिकल जो कंसेप्ट उन्होंने डी ब्रोगली का लिया उससे जो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया तो वो आया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। कहीं किसी बुक में, किसी लेक्चर में आपने h अपॉन 4 पाई भी देखा होगा। दोनों ही वैल्यूज एक्यूरेट हैं, दोनों ही वैल्यूज सही हैं। कुछ कह सकते हैं कि मोर एक्यूरेसी के लिए बाद में h अपॉन 4 पाई का टर्म यूज किया जाने लगा, बट h जहां पर ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट को डिनोट करता है जिसकी वैल्यू आपको पता भी होगी 6.24 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, अब कौन सी अनसर्टेनिटी, जो यहाँ पर x है ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है। किसी भी वेव में जब अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई वेव है, ये ट्रेवल कर रही है, इस वेव में इस पीक से इस पीक तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इसका डेल्टा x कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली यही हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। मोमेंटम हमारा है p और डेल्टा p लिख दे तो अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द मोमेंटम। अनसर्टेनिटी का मींस यहां पर आप कह सकते हैं एरर से भी है कि जो हम उसको मेजर कर रहे हैं उस मेजर करते समय जो एरर हमें मिलेंगे वही एरर क्या कहलाएंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू जब उन्होंने ऑब्जर्व करी, बार बार प्रोबेबिलिटी मेथड उन्होंने अप्लाई किया, हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, और उन्होंने पाया कि जो इसकी वैल्यू है वो h अपॉन 2 पाई से हमेशा या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। ये एक ऑर्डर है जो कह सकते हैं कि ये ऑर्डर हमें h कट बाई 2 जिसे h अपॉन 4 पाई के फॉर्म में भी कहते हैं या h क्रॉस बाई 2 भी आप कह सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, जब यही कंसेप्ट एनर्जी और टाइम के फॉर्म में दिया गया तो इस इक्वेशन को कहा गया डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई और इट शुड बी h अपॉन 4 पाई। दोनों ही हमेशा रखिएगा, दोनों ही फॉर्मूला जो है अगर आप h अपॉन 2 पाई से चाहे यूज करें चाहे आप h अपॉन 4 पाई से यूज करें, दोनों में ही जो वैल्यूज आप निकालेंगे वो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से करते हैं दोनों ही न्यूमेरिकल सही आपके माने जाएंगे। इसी चीज को अगर हम एंगुलर मोमेंटम और एंगल के फॉर्म में कहें तो इसमें भी सेम यही कंसेप्ट है कि इसको हम एंगुलर मोमेंटम, इसी से ये टर्म ड्राइव किए गए हैं। कैसे ड्राइव करेंगे ये सब हम सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो लेकिन पहले हमारा एम है कि इसको पूरा समझ लिया जाए कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिनोट क्या कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का, जहां पर इस पार्टिकल की बात अगर हम करें कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो उस पार्टिकल की एक साथ दोनों की करेक्ट वैल्यूज, एक्यूरेट वैल्यूज जो मेजर करते हैं वो इम्पॉसिबल है कि हम उसको एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकें। इसी तरीके से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम और एंगल का फॉर्म है वो है डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा शुड बी ग्रेटर देन h अपॉन 2 पाई, जिसको हम h कट से भी रिप्लेस करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया h क्रॉस या h कट का मीनिंग है h अपॉन 2 पाई के फॉर्म में। इसको हम h अपॉन 4 पाई भी यहां पर कह सकते हैं।
तो ये पूरा फॉर्मेट हमेशा याद रखिएगा। तीनों इक्वेशंस आपको एग्जाम में लिखनी होंगी। जब भी ये 2 मार्क्स में या लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ रहा है तो भी आपको उसमें ये पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मेन स्टेटमेंट पहली इक्वेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी के फॉर्म में है, उसके साथ एडिशनल आपको एनर्जी, टाइम और एंगुलर मोमेंटम और एंगल के फॉर्म में भी रिलेशन देना होगा। तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये जो आइडिया आ रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये कहां से है। मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली जहां से आपको मैंने आइडिया दिया कि बड़ा है तो बेहतर है। इस लाइन से इसको कोरिलेट करना मैं चाहूंगा ताकि आपको एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के थ्रू ये पता भी लगता है कि जो ये हमारा प्रिंसिपल आया है ये किस तरीके से आया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो यहां पर मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी हम इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के साथ देखते हैं, एक वेव की तरह भी वो बिहेव कर रहा होता है और पार्टिकल की तरह भी कर रहा होता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर तीनों ईयर लिखे हुए हैं, कब कौन सा कंसेप्ट आया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आया था 1801 सेंचुरी में, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अप्रॉक्स 1924 और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जब ये डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है वेव पार्टिकल ड्यूटी का, इनके माइंड में कहीं ना कहीं से बातें वाईडीएस की भी आई होंगी। वाईडीएस क्या था, अगर इसको थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, कि जिसमें एक स्लिट ली गई थी, पता भी होगा आप लोगों को, और यहाँ पे फर्दर 2 स्लिट ली गई थी और यहाँ पर एक स्क्रीन लिया गया था। जब यहाँ से कुछ वेव्स प्रोपोगेट करती हैं तो उन्होंने देखा कि दोनों स्लिट से ये बाहर निकलती हैं और इनमें इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है, और यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ ना कुछ वहां पर वेव फॉर्म्स इनको मिल रहे होते हैं। तो ये यंग डबल स्लिट का कुछ कंसेप्ट है, कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है कि यहां पर भी क्या हो रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर वेव की जगह, क्योंकि उस टाइम पर 1801 में ये क्वांटम फिजिक्स थी ही नहीं, वहां पर क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात या न्यूटोनियन फिजिक्स की हम लोग बात करते थे। और उसमें क्योंकि जो मैंने अभी एक लाइन बोली कि बड़ा है तो बेहतर है, यानी कि चीजें बहुत हैवी थी, स्पीड बहुत ज्यादा, यानी कि लाइट के फॉर्म में नहीं थी, छोटी स्पीड थी, जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम अगर वेलोसिटी की बात करें, मोमेंटम की बात करें, उसको निकालना बहुत आसान था। तो यहां पर जब हमने कोई पार्टिकल की बात करी, वो पार्टिकल भी क्या है, फोटोन है, लाइट भी फोटोन पार्टिकल के फॉर्म में। या हम कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने के बाद जब इन दोनों स्लिट से वो बाहर निकलेगा तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हमें इन जगहों पर भी मिल रहे होंगे। मींस इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा या इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, तभी तो यहां पर हमें ये पैटर्न मिल रहे होंगे। तो ये क्या वेरीफाई करता है, ये थिंकिंग, ये जो ऑब्जेक्ट आइडिया जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है यंग डबल स्लिट से, ये बता रहा है कि अगर यहाँ से लाइट यहाँ पर पहुंच रही है, यहाँ पर हमें डिफरेंट शेडोज मिल रहे हैं, मिनिमा, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के फॉर्म में जैसे डिफ्रैक्शन में मिलते हैं, और इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हमें मिलते हैं। तो ये जो यहाँ पर मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पूरे के पूरे स्क्रीन पर, तो ये क्यों पॉसिबल है, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहां से आने वाला जो पार्टिकल है, जो अब वेव बन करके ट्रेवल कर रहा है, तो इस पार्टिकल में क्योंकि ये फीचर है, इसी बात को जब ऑब्जर्व किया होगा डी ब्रोगली ने, तो हो सकता है कि इन्होंने यही सोच करके, या और भी इन्होंने जो अपने फिजिक्स के कंसेप्ट उनको लगाया होगा, सोचा होगा, तभी उन्होंने कहा होगा कि जो पार्टिकल है वो एज अ वेव भी हो सकता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, वो दिया था डेविसन और जर्मन ने। उस टाइम पर इस चीज के एक्सपेरिमेंट और भी साइंटिस्ट के द्वारा किए गए थे, बट जो स्पेशली जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो वेरीफाई करता है इनके इस कंसेप्ट को, वो था डेविसन जर्मन का। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो ये दो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अचीव करने में।
क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो कह सकते हैं जो ये फिनोमेना है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों पे ही पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, जब वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की बात आई यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई। पहले इस चीज को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा जिससे कि आपका जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो सके। कि सपोज करते हैं कि कोई बस है और इस बस में कई सारे पैसेंजर्स हैं और वो बस जो है हमारी ट्रेवल कर रही है इधर किसी एक्स डायरेक्शन में। ये बस क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और इस बस की पोजीशन और इसका मोमेंटम हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस की जो स्पीड होगी ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा होगी 200, 500 चलो मान लेते हैं, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है। लेकिन ये लाइट की स्पीड के बराबर या उसके नियर नहीं होगी। तो मीन्स कहने का यह है कि इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा काफी बड़ा है तो हम उसको बहुत आसानी से उसके मेजरमेंट को कर ले रहे हैं और एक्यूरेसी भी हमें मिल रही है। अब बात करते हैं कि इसमें कंसेप्ट लगा दिया हमने क्वांटम का। अब हमने कहा कि ये जो बस है, ये बस कैसी है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बस है। अब इलेक्ट्रॉन का साइज आप देख लीजिए और एक बस का साइज देख लीजिए। कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हमारा छोटा पार्टिकल है जो कि हम नॉर्मली जिसको हम देख भी नहीं सकते। इन चीजों को तो हम आसानी से ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं। तो इनकी ऐसे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक अगर हम बात करें कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एक्सरे पार्टिकल्स, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे इनकी पोजीशन को निकालना, इनके मोमेंटम को निकालना एक साथ थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। थोड़ा सा क्या कहूं कि पूरा ही इम्पॉसिबल है एक साथ एक्यूरेसी के साथ निकालना। जब हम एक्स को निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम पी की कैलकुलेशन कर तो सकते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें हमेशा क्या होगा, एरर निकल के आएगा। तो इसीलिए कहा गया, यही चीज ऑब्जर्व करी, इसी से आइडिया लिया किसने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, हाइजेनबर्ग ने, कि जब हम माइक्रोस्कोपिक रेंज में अगर आ रहे हैं और उसका साइज बहुत छोटा कर दे रहे हैं। साइज छोटा करने से मतलब क्या है कि जब ये वेव पैकेट का यहां पर कंसेप्ट आया था, यहां पर वेव पैकेट का कंसेप्ट आया, उसमें वेव पैकेट के फॉर्म में, इसको समझने के लिए ऐसे कह सकता हूं कि ये कोई एक वेव है और एक कोई वेव पैकेट है। ये वेव पैकेट क्या है, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई सभी को। कुछ इस तरीके से बना हुआ है। वेव पैकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स वेव, दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेव वेलोसिटीज। एक पार्टिकल के चलने से जो हमारी वेलोसिटी जनरेट होती है वो फेज वेलोसिटी कहलाती है। मल्टीपल पार्टिकल्स की फेज वेलोसिटी को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। और इसी में ही हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पर हमारा, हमने कहा कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें तो इसकी पोजीशन को निकालना आसान है, मोमेंटम को निकालना आसान है। कब? जब हम केवल एक सिंगल वेव की बात कर रहे हैं। लेकिन जब यही चीज ग्रुप के फॉर्म में आ जाती है, एक वेव पैकेट के फॉर्म में आ जाती है, तो इस चीज को डिटरमाइन करना, पोजीशन को, मोमेंटम को, एनर्जी को, टाइम को एक साथ अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसमें हमेशा क्या होगा, हमें एरर ही मिलेगा। हम उसको एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर कर ही नहीं सकते। अब ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ये कहां से कह रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से कह रहे हैं। मैथमेटिक्स भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है। थोड़ा सा बेसिक की अगर मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल दूं, पहले प्रोबेबिलिटी को अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पर कि एक सपोज कर लेते हैं कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, आपने पढ़ा भी होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, सपोज इस तरीके की 5-6 बॉल्स है, इसके अंदर है 4 बॉल्स है। तो इन बॉल्स को जब हम यहां से इस बॉक्स से बाहर निकालेंगे, बॉक्स में दिख नहीं रही है अंदर की कौन सी बॉल कहां पर रखी हुई है, हम इसमें हाथ डालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने पे क्या होगा, हो सकता है कि ग्रीन वाली बॉल निकल के बाहर आ जाए, हो सकता है कि रेड वाली बॉल बाहर निकल के आए, हो सकता है ब्लैक बॉल बाहर निकल के आए।
मीन्स कहने का क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी अगर होगी सबकी तो 1/4 के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मीन्स कुछ भी हम जब बाहर निकालेंगे तो कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी चीज को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर हम इसी चीज को 1 से लेके 10 की बार में बात करूं, 10 बार, तो मैं 4 बार मैंने ये करा तो हो सकता है 4 बार में चारों बार ग्रीन ही आ जाए, क्योंकि मैं कम बार कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी चीज को रिपीटेशन को बहुत ज्यादा बार करूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बिल्कुल सही काम कर रहा होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा थिंकिंग करिए इस बात में कि अगर मैं इसी प्रैक्टिकल को, इस बॉल निकालने के प्रैक्टिकल को 10,000 बार करूं या चलो कम कर दूं 1,000 बार करूं, तो ऐसा नहीं कि हर बार ग्रीन ही निकलेगी। जो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर अप्लाई हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग रेड भी बाहर आएंगी, व्हाइट भी बाहर आएंगी और ब्लू भी बाहर आएंगी या ब्लैक भी बाहर आएंगी। तो किस तरीके से काम करेगा, एक इक्वलिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नियर अबाउट जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हमने कहा कि भाई सबको बराबर बराबर बाहर आना चाहिए तो वो होगा। लेकिन अगर हम उसको मैं 1 या 2 ही बार कर रहा हूँ प्रैक्टिकल को, 1 बार हाथ डाला या 10 बार हाथ डाला, तो जरूरी नहीं है कि सारी बॉलें बाहर निकल सकें 10 बार में। चलिए, तो इस बार ये तो एक जनरल एग्जांपल था प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। ये प्रोबेबिलिटी यहां पर कैसे काम कर रही है इसको भी मैं समझा देता हूं। तो ये प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें वेव का कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा। क्या है वेव का कंसेप्ट, कि ये कोई वेव है, जनरल वेव, जिसमें हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई λ1 वेवलेंथ की है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये यहां पर इसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स से शो हो रही है। इसमें जो मोमेंटम हमें मिल रहा है हमने मान लिया कि वो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में डेल्टा पी है। कोई दूसरी वेव है, अब इस वेव में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, वेवलेंथ हमारी चेंज है। इसका मोमेंटम हमने मान लिया डेल्टा P1 है। पीक से पीक तक की डिस्टेंस जो कि हमारी वेवलेंथ को भी डिनोट करती है, ये है λ2 मान लेते हैं, ये है हमारी डेल्टा x1। सिमिलरली कोई और मान लेते हैं। अब इसमें देखिए हाई एम्पलीट्यूड की एक वेव बन रही है और इसको डेल्टा P2, इसका जो मोमेंटम है वो क्या है, डेल्टा P2 है। ऐसे ही पीक टू पीक अगर मैं बात करूं, ये हमारा डेल्टा x2, जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो डेल्टा x2 से हम डिनोट कर रहे हैं और इसकी वेवलेंथ को हम मान लेते हैं कि ये λ3 है। तो ये मैंने बनाया क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को हमने बना रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो यहां से यहां तक चलता है, तो उसमें जो वेवलेंथ है वो λ1 है, तो वो λ1 वेवलेंथ से जब ट्रेवल कर रहा है तो उसमें मोमेंटम डेल्टा p है, उसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो डेल्टा x यहां पर हमने शो की। अब दूसरा जो पार्टिकल है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेवलेंथ देख सकते हैं कि ज्यादा है यहां पर। तीसरा जो है उसमें कम है, उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है। तो जब हम इन तीनों वेव को इंडिविजुअली वेव की बात करें तो बहुत आसान है इसका मोमेंटम निकालना और इसकी पोजीशन को निकालना। इन तीनों को हम क्या करते हैं, क्लब कर देते हैं। इन तीनों को हमने क्लब कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये बन जाता है वेव पैकेट। आई थिंक अब आप सारी प्रोबेबिलिटी का जो मैंने कंसेप्ट बताया था और जो मैंने कहा था कि बड़ा है तो बेहतर है, उसका जो कंसेप्ट है वो सारा यहाँ पर आप कंक्लूड कर दें तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसको ऑब्जर्व किया हाइजेनबर्ग ने। कैसे किया कि अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर भाई पार्टिकल कहाँ पर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर है, क्योंकि दिख रहा है हमें और एक ही सिंगल वेव है। इसमें ही बता सकते हैं, इसमें ही बता सकते हैं। अब मैंने इन तीनों को क्या किया है, कंबाइन कर दिया और पार्टिकल कैसा बन गया है, वेव पैकेट का फॉर्म बन चुका है। इस वेव पैकेट में अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए भाई कि यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन अगर मैं इस पार्टिकल के हिसाब से भी हो सकती है, इस हिसाब से भी हो सकती है और इस हिसाब से भी हो सकती है, यानी कि तीनों में से किसी के भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं कहूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम या
पहले वाले का मोमेंटम भी यहाँ पे हमें मिल सकता है जब हम मेजर कर रहे हैं, दूसरे वाली वेव से भी मिल सकता है, तीसरी वाली वेव से भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंबाइन हो चुकी है। जब ये ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब वेव पैकेट के फॉर्म में बहुत सारी डिफरेंट वेव, प्लेन वेव्स बन करके एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो वो वेव पैकेट के फॉर्म में ही ट्रेवल कर रही है। और ये जो अनसर्टेनिटी की बात आई है वो बात भी वेव पैकेट के फॉर्म में ही आ रही है। जब तक हम इंडिविजुअल वेव की बात कर रहे हैं तब तक वो अनसर्टेनिटी की बात नहीं है। लेकिन ये अनसर्टेनिटी आई कहां से, क्यों ये जनरेट हुई? क्योंकि यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज मिलने लगी कि हमें, अगर हम इसकी पोजीशन निकाल रहे हैं तो ये पोजीशन ये तो एक ही मैंने तीन ही बनाए, एग्जांपल है। और एक जब वेव पैकेट है उसमें मान लेते हैं कि 100 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 100 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो जितनी ज्यादा डेंसर वेव होगी उतना ज्यादा उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स ज्यादा से ज्यादा होंगे। और रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी, जो एरर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? वो भी बढ़ जाएगी। किसी भी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? वो हमेशा हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी। जब भी हम अगर डेल्टा एक्स की बात करें, जैसे इस टाइम पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये, अगर मैं बना दूं समझने के लिए, कि कुछ ऐसा इसमें होगा। देखिए डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, तो यहां पर मैंने एक कह सकते हैं कि डेल्टा पी थोड़ा सा हैवी कर दिया है। मींस अगर मैं इसकी पोजीशन की बात कर रहा हूं, मोमेंटम को मेजर कर रहा हूं, तो उस टाइम पे फिर ये डेल्टा एक्स को मैं प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कहूं कि मैं डेल्टा एक्स को वेटेज दे रहा हूं, तो उस टाइम पे डेल्टा पी को मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाऊंगा। दो वेव फॉर्म की मैं अगर बात करूं, यहां पर एक ऐसी वेव फॉर्म है और एक हमारे पास इस तरीके की वेव फॉर्म, वेव पैकेट वाली वेव फॉर्म दोनों की बना। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा एक्स होगा हमारा वो कैसा होगा? डेल्टा एक्स हमारा यहाँ पर लार्ज है। इसमें, बल्कि यहां इसको ऐसे बना दूं कि इसमें वेव में जो डेल्टा एक्स है हमारा ये कैसा है? स्मॉल है। डेल्टा एक्स लार्ज है तो इस कंडीशन का क्या मतलब है कि डेल्टा पी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ये हमें स्मॉल मिलेगी। जो इसमें एरर होंगे वो हमेशा कम होंगे। इसी तरीके से डेल्टा एक्स का अगर हमने स्मॉल किया, इसकी जो एक्यूरेसी हमने हाई करी, तो उस कंडीशन में डेल्टा पी जो है इसके एरर कैसे हो जाएंगे? वो हमें लार्ज मिलने शुरू हो जाएंगे, हाई मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं, बेसिक आइडियोलॉजी जो डेवलप करने के लिए कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, ओरिजिनेट कैसे हुआ या कहां से उसको हम समझ सकते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो डेल्टा एक्स और इसकी जो प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग अनसर्टेनिटी का, वो h/2 पाई या कहें कि h/4 पाई के फॉर्म में ही क्यों आ रहा है? कुछ और भी आ सकता था। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट की गई है कि उन्होंने कहा कि कम से कम इसके बराबर आना चाहिए। कम से कम इसके बराबर का मतलब क्या है कि यानी कि इससे ज्यादा तो आ सकता है, उससे एरर कम नहीं होगा। ये दोनों वैल्यूज क्या है? दोनों एरर हैं। कह सकते हैं कि इनके मेजरमेंट में आने वाले, मिलने वाले एरर। तो इस तरीके से ये हमारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंसेप्ट है, इसको आप आई थिंक थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो चीज हम अभी थ्योरी से नहीं समझ पाए, उसके एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं, जो उन्होंने कैलकुलेशंस की थी, डेविसन, जर्मर, हाइपोथेसिस, इन सबको मिला करके जो इन्होंने अपना प्रिंसिपल का डेरिवेशन दिया, वहां से इसको हम बहुत अच्छे से और भी समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके डेरिवेशन को किस तरीके से करना है, मेन एग्जाम में कैसे लिखना होगा, उसको भी हम सारा समझ लेते हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है इसका आइडिया आपको मिल चुका है, तो हमें जरूर कमेंट में लिख करके बताएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी बताइए। ये एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन एग्जाम के लिए, इस बात को याद रखिएगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन है, चाहे आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बीटेक का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, ये बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। तो 2 नंबर में कैसे लिखना है वो सारा बता दिया मैंने आपको, और उसका आइडिया कि कैसे अनसर्टेनिटी आ रही है, जहां पर हम ग्रुपिंग कर दे रहे हैं डिफरेंट वेव्स की और वेव पैकेट की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पर कैसे कह रहे हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीजें ही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।